Good morning, dear students. Today we'll study chapter number 4, Materials, Metal and Non-Metal. This chapter will be completed in only one lecture. This is part first. In part first, we will discuss only theory portion, and in second part, we will discuss the NCERT solution. तो आइए शुरू करते हैं this topics in this chapter. तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स, व्हाट इज एलिमेंट्स, एवरीथिंग। एंड सेकंड पार्ट इज मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर उनके वाटर के साथ रिएक्शंस क्या होते हैं मेटल्स के। उसके बाद हम कवर करेंगे नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। लेस्ट उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके बाद जो मेटल्स होते हैं उनके एसिड के साथ रिएक्शंस क्या होते हैं, बेस के साथ क्या रिएक्शंस होती हैं, फिर मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, फिर यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो यूज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें नॉर्मल तौर पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। और इसके बाद हम बात करेंगे एलॉय की, और एलॉय के दो पार्ट्स होते हैं, फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस एलॉयज। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में वन बाय वन कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। तो जब हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली हम आपको बता सकते हैं कि नॉर्मल तौर पे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में खास तौर पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स किस चीज़ के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो नॉर्मल तौर पर अगर आपको पता हो, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एलिमेंट। क्या होती है? एलिमेंट। तो एलिमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं तत्व। तो नॉर्मल तौर पे आज की डेट में हमारे पास एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में नॉर्मल तौर पे जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। यही 11 एलिमेंट डिस्कवर्ड, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं उन्हीं में से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ सेमी मेटल्स होते हैं, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ दो भागों को पढ़ेंगे, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो मेटेलॉइड्स होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स यू कैन से। मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मेटल्स एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हमने क्लासीफाई किया टू पार्ट्स में, एक को मेटल्स कहा और दूसरे को नॉन मेटल्स कहा। तो मेटल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों आपस में अलग कैसे हैं एक दूसरे से, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? with the help of their physical properties and their chemical properties. Okay, अब हम बात करते हैं मेटल्स की कि एक्चुअली मेटल्स होते क्या हैं, या मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ध्यान से एक एक चीज़ें सुनना, समझने की कोशिश करना और अपने नोट्स में नोट डाउन भी करते जाना। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है, दे हैव शाइनिंग, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग सरफेस के होते हैं, एंड दे आर प्योर स्टेट, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो प्योर स्टेट में जब रहते हैं तो क्या होते हैं? शाइनिंग सरफेस होती है, यानी बहुत ज़्यादा चमकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक लस्टर्स, और इसी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर्स। यानी यदि हम शाइनिंग सरफेस की बात करें या फिर मेटेलिक लस्टर्स की बात करें, दैट बोथ आर सेम। सेकेंड पॉइंट है दे आर जनरली हार्ड, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब कठोर, यदि हम उसे प्रेस करेंगे या इसे हम पुल करेंगे तो क्या है? बहुत ज़्यादा हार्डनेस फील होती है। एंड द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल्स टू मेटल, यानी जो हार्डनेस होती है वो सभी मेटल्स में क्या होती है? वेरियस, यानी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई कम हार्ड है, कोई ज़्यादा हार्ड है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जो हार्डनेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सभी मेटल्स में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर मिलाइबल, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो मिलाइबल होते हैं। और मिलाइबल का मतलब होता है, मिलाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम मेटल्स को हैमर से पुल प्रेस करें, बहुत ज़्यादा तेजी से हैमर से मारें, प्रेस करें, दबाव डालें, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेटल जैसे लोहा लिया, लोहे में अगर हथौड़े से हम मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे तो धीरे धीरे जो लोहा होता है वो क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मेटल्स की थिन शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं मिलाइबल या मिलाइबिलिटी। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट कैन बी मेड थिन शीट, मतलब इससे पतली शीट बनाई जा सकती है बाई बीटिंग। बीटिंग मतलब उसमें प्रहार करके, उसको मार मार के क्या करते हैं, पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलाइबिलिटी। तो नॉर्मल तौर पे जो मेटल्स होते हैं उनमें मिलाइबिलिटी की प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब ये होता है कि यदि हम कोई भी मेटल लें और उस मेटल को हम पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे खींचें, जब तेजी से हम प्रेस लगाएंगे, तेजी से फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ी तेजी से खींचेंगे, तो वो थिन जो आपके वायर होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यानी थिन शीट में कन्वर्ट होगी तो उसको मिलाइबिलिटी कहेंगे, और अगर थिन वायर के रूप में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, विच मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी ये पतली वायर के रूप में ड्रॉ की जा सकती हैं, कन्वर्ट की जा सकती हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, डक्टाइलिटी। और इसमें अगर हम बात करें डक्टिलिटी में सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, यानी उसकी सबसे पतली और सबसे लंबी वायर बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए लिए तो अगर गोल्ड हमारे पास कितना है, 1 ग्राम, अगर हमारे पास गोल्ड 1 ग्राम है तो उसकी जो वायर बनेगी पता है कितनी लंबी बन सकती है, आप सोचो सोचो कितनी लंबी बन सकती है। तो उसकी लंबी बन सकती है कितनी, 2 मीटर, नो, 200 मीटर, नो, 2000 मीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ की जा सकती है 1 ग्राम गोल्ड से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गोल्ड होता है उसकी डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। और यही रीज़न होता है कि उसके जो आभूषण बनाए जाते हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो कितनी बारीकी से, कितनी छोटे छोटे तरीक़ों से की जा सकती है। तो ये किस किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, मिलाइबिलिटी और डक्टिलिटी। क्लियर। तो मिलाइबिलिटी मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी मतलब होता है एक थिन वायर के रूप में ड्रॉ करना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपके पास कोई भी मेटल है, चाहे मेटल आपका वायर के रूप में चाहे किसी रूप में, आपने अगर इधर आपने गर्म करना शुरू कर दिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने बर्नर लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो जब हम इसका एक सिरा गर्म करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हीट इस तरफ बढ़ती जाती है, और इसका जो सेकेंड एरो है यहाँ तक भी आपकी हीट आ जाती है, और कुछ देर में आप अगर इसे टच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हीट फील होती है। इसका मतलब क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर हम बात करें तो बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, तो टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और इसीलिए जितने भी वायर्स हम बनाते हैं वो मेटल्स की बनाते हैं। मेटल्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेटल्स की वायर है, और अगर यहाँ पर हम बैटरी से अपन कनेक्ट करेंगे इस वायर को तो करंट यहाँ पर पहुँच जाता है। तो जब करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है। तो मेटल्स हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ मेटल्स। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ मेटल्स का मतलब अधिकतर, ज्यादातर मेटल्स, सभी मेटल्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सोनरस।
सोनरस मतलब ये होता है कि अगर उसमें हम आघात करें, उसको हम बीट करें, तो उसमें स्वीट साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन सी साउंड? स्वीट साउंड प्रोड्यूस होती है, विच मीन्स इट कैन बी प्रोड्यूस साउंड, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। और यही रीजन है कि जो घंटी वगैरह बनाई जाती हैं, किससे बनाई जाती हैं? मेटल से बनाई जाती हैं, कि अगर हम उसे बजाएंगे तो बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस करती है, और उसे हम बोलते हैं स्वीट साउंड, और दिस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सोनरस। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बात जो भी हमने डिस्कस करी वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, एंड फॉर्म और बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। यानी कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा, तो क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल मतलब मेटल, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो जब मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर पता है आपको मेटल्स होता है। मेटल किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल आपका कॉपर है, ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन है, इसलिए कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? इसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है और ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड। क्लियर? तो पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड, दैट इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ज्यादातर मेटल ऑक्साइड, यहां पर भी ध्यान रखना सभी मेटल ऑक्साइड्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, पानी के साथ घुलते नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हमने आयरन ऑक्साइड ले लिया, अब आयरन ऑक्साइड को यदि पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो इसका मतलब मिक्स होना अलग चीज होता है, सॉल्युबल घुलना अलग चीज होता है, और उसके साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड फॉर्म करना दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो जितने भी क्या कहते हैं नहीं मेटल ऑक्साइड्स होते ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में घुलते नहीं हैं। अगर इफ मेटल ऑक्साइड और सॉल्युबल, यदि आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो सॉल्युबल है यानी घुलनशील है, घुलता है, तो दे फॉर्म एल्कली, वो एल्कली फॉर्म करते हैं, और एल्कली का मतलब होता है बेस। अभी हमने पढ़ा था एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो एल्कली का मतलब होता है बेस, बेसिक नेचर का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं, Na2O, Na2O क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और यदि सोडियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बनाता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका K2O, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड जब H2O के साथ मिक्स होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH फॉर्म करता है, दैट इज ऑल्सो एल्कली, यानी बेसिक इन नेचर। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि जब सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वेरी इजली विथ ऑक्सीजन, यानी जब सोडियम और पोटेशियम बहुत इजली, बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन, और इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम अगर कहीं पर भी रखा हुआ आपने देखा हो तो नॉर्मल तौर पे रखा हुआ आपको कहीं बाहर मिलेगा नहीं, ये आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेगा या फिर कुछ और जगह जहाँ पर केमिकल्स वगैरह या फिर कह सकते हैं कि मेडिसिन वगैरह बनती है वहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ अगर रखा होगा तो खुले में नहीं रखते हैं, क्योंकि खुले में अगर सोडियम और पोटेशियम को हम रखेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में भी 21% अवेलेबल है, तो यह आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर देती है? मेटल ऑक्साइड। और कभी कभी जब ये एक साथ मेटल ऑक्साइड डायरेक्टली अगर उसके साथ H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बेस बनाती है, बट यदि कोई भी मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन के अलावा H2O के साथ रिएक्ट कर देता है, जैसे मान लेते हैं सोडियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये फिर आग लगा देता है।
ठीक है, आग लगा देता है। और इसीलिए जो आपका पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, इसको हम कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर। जैसे देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, और लेड, पीबी को लेड बोलते हैं, ये भी एक मेटल है। फॉर्म थिन लेयर, ये फॉर्म करते हैं क्या, थिन लेयर, यानी अपनी जो मेटल होता है, ये जितने भी मेटल्स हमने बात की, चाहे हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हो, एल्युमिनियम की बात कर रहे हो, जिंक की बात कर रहे हो, लेड की बात कर रहे हो, ये सभी मेटल क्या करते हैं कि अपनी आउटर सरफेस पर एक थिन लेयर किसकी फॉर्म कर देते हैं, ऑक्साइड की। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड के साथ क्रिएट करते हैं। व्हेन केप्ट इन ओपन, जब इन्हें हम ओपन में, खुले में रख देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, अपने ऊपर एक थिन लेयर ऑक्साइड की लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा एग्जांपल्स होता है कि जैसे मान लेते हैं लोहा है, आयरन, आयरन को अगर हम खुले में रख देंगे, ठीक है, तो खुले में रख देंगे, तो खुले में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने के बाद आपने देखा होगा आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना, है ना। तो जंग क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। तो ये सभी मेटल्स क्या करते हैं, अपने ऊपर एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी, ऑक्साइड्स की। आयरन है तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज द रीजन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी हमने बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। और फिर मेटल ऑक्साइड को यदि पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल अब डायरेक्टली किससे रिएक्ट करने जा रहा है, वाटर के साथ। तो जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, और साथ में क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी मेटल यदि पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है कि जो पानी होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका H2O, यानी हाइड्रोजन के साथ उसमें क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन के साथ उसमें अवेलेबल है ऑक्सीजन। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, और यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा आपका मेटल ऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी मेटल यदि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, इफ ऑक्साइड इज सॉल्युबल, यदि उसका जो ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड फॉर्म होगा, यदि वो सॉल्युबल है, देन मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तब जाके वो पानी के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी पहले आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और यदि मेटल ऑक्साइड आपका सॉल्युबल है तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, साथ में आपके हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यानी कहते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी रिएक्टिविटी लेस या हाई होती है, यानी किसी की रिएक्टिव कम भी होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी रिएक्टिव जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। तो जो मैग्नीशियम होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यानी नॉर्मल वाटर होगा, हीट वाटर होगा, गर्म पानी होगा तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आप सोचो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, जिंक, फेरियम डो नॉट रिएक्ट विथ H2O, यानी जो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गर्म पानी हो बट रिएक्ट विथ स्टीम, यदि गर्म पानी हो तो उसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है। ठीक है, ओके। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इज अ मेटल, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O यानी वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर किसी गैस के आगे आपका ऐसा सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है गैस। ठीक है, आगे देखते हैं फेरियम मेटल है, H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, आयरन ऑक्साइड, या इसे फेरियम ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। और फिर साथ में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो सीधे से आप कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन मेटल्स।
तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉर्मल तौर पे हम जब मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर मान लेते हैं मेटल में मेलाइबिलिटी होती है तो नॉन मेटल में नहीं होगी, मेटल में डक्टिलिटी होती है तो नॉन मेटल में नहीं होती है, मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल इन 3 स्टेट्स। आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या एक दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी स्टेट में पाए जाते हैं, यानी वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल तौर पे जो रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं और गैस स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्या है कि आयोडीन नॉन मेटल होता है, इसके बाद भी लस्टस होता है। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर की प्रॉपर्टीज होती है, उसमें शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी इसमें लस्टर की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब हम इसको अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, आगे है कार्बन हैज एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, भविष्य में कहीं मौका मिलेगा तो बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं कि जो कार्बन होता है हैज एलोट्रॉप्स, उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? 3 होते हैं। एक आपका जो जो आपका कार्बन होता है वो हीरे के रूप में, डायमंड के रूप में पाया जाता है, दूसरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और तीसरा जो आपका कार्बन होता है वो किस में पाया जाता है? बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये 3 आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, किसपे? कार्बन के। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स मैंने बताया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड होती है या जो सेल होते हैं उसके ऊपर जो जो अंदर रॉड होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट्स क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट क्या करता है कि जो आपका कार्बन, कार्बन आपका नॉन मेटल है और कार्बन से मिलकर आपका क्या बना है? ग्रेफाइट बना है, तो मतलब ग्रेफाइट भी नॉन मेटल हो गया। लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी अपवाद के रूप में आएगा कि सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उनमें ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसी तरह आपका डायमंड भी होता है। डायमंड क्या होता है? डायमंड कार्बन से मिलकर बना है, मतलब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, और साथ में हार्ड होता है जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कार्बन के जो अपर रूप हैं, जो आपके एलोट्रॉप्स हैं, एक आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा डायमंड जो कि हार्ड होता है, हार्ड सभी मेटल्स होते हैं यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और दूसरा डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं? अपवाद के रूप में हम ले सकते हैं। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होता है। वैसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस कर लिया, हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंट एक्चुअली होता क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो पहला अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज़ है जनरली दीज आर हार्ड, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और लस्टस होते हैं। लस्टस मतलब शाइनिंग सरफेस होती है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इसमें कोई भी लस्टर, कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दीज आर मिलाइबल, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें मिलाइबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है एंड डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टीज होती है, यानी मेटल्स को हम थिन शीट में और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो वो मिलाइबल होते हैं और ना तो डक्टाइल होते हैं। आप जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल है, लकड़ी है, लकड़ी आपका नॉन मेटल होता है। आप लकड़ी को अगर आप हथौड़ा लेके कूटना शुरू करेंगे तो क्या वो पतली शीट में कन्वर्ट होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब दैट इज नॉट मिलाइबल। और अगर आप लकड़ी को पकड़ के ऐसे तेजी से खींचो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, तो क्या वो पतली वायर के रूप में कन्वर्ट होगा? क्या नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब टूट जा रहा है इसका मतलब नॉन डक्टाइल है। क्लियर?
ये होता है। इसके बाद अगर तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, दीज आर सोनरस, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उस पर आघात करते हैं, उस पर मारते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट सोनरस होते हैं, मतलब उसमें कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। क्लियर, दैट इज। अच्छा, यहाँ पर आवाज़ निकलने की बात का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर प्लास्टिक लिया या आपने लोहा लिया दिया वो लकड़ी लिया या पत्थर लिया और उस पर आप मारना शुरू करो तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हम सोनरस का मतलब होता है स्वीट साउंड। स्वीट साउंड कैसे, जैसे घंटी बजाते हैं, तो जैसे घंटी बजाते हैं कितनी मधुर आवाज़ आती है। लेकिन अगर वही हथौड़ा लेकर आप पत्थर पे पटको तो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं। इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं सोनरस, दैट्स प्रोड्यूस स्वीट साउंड। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। यानी अगर मान लो कोई वायर ले लिया और उसमें एक तरफ आपने करंट डाल दिया, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसी तरह कर एक तरफ गर्म करेंगे, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। यहाँ पर हम सभी की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं जनरली हम ज़्यादातर बातों करते हैं, जैसे अपवाद मैंने 2-3 चीज़ बताई थी। जैसे मान लेते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, जनरली नॉन मेटल्स होता है, और नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसी तरह जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, हार्ड होने के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये थोड़ा अपवाद चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, दीज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना, जो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी बेस फॉर्म करता है। यानी कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो दीज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सीधी सी बात है, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, विच आर एसिडिक इन नेचर, और जो कि क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी अम्लीय जो नेचर होता है उसका होता है। यानी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है कि दीज रिएक्ट विथ एसिड्स, यानी जितने भी क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, और मेटेलिक साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में क्या कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी जितने भी मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका सम मेटल्स रिएक्ट विथ बैक्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी जो कुछ मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल का रिएक्शन बेसिस के साथ क्या होता है, विथ बेसिस और कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंट। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा किसी भी मेटल्स का। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम मेटल, कोई भी मेटल ले लें, मेटल यदि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक साल्ट फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल, तो वो 100% मेटेलिक साल्ट फॉर्म करेगा। नॉर्मल तौर पे अगर हम सबसे अच्छा मेटल ले लेते हैं तो सबसे अच्छा जो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो हाई रिएक्टिव मेटल होता है आपका सोडियम। क्या होता है, सोडियम। चलो ये हो गया आपका सोडियम। अब सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बोला एसिड के साथ। तो हमारे पास एसिड होता है HCl। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के साथ रिएक्ट कर लिया। तो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम, तो पता है क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा Na। जब Cl के साथ मिल जाएगा तो फॉर्म होगा NaCl। क्या फॉर्म होगा, NaCl। तो NaCl क्या हो गया आपका, मेटेलिक साल्ट, जिसे हम बोलते हैं जो आपका कॉमन साल्ट होता है जो आपका किचन में यूज़ होता है, और साथ में जो बच जाता है वो होता है हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है H2 डजंट इन्वॉल्व इन केस ऑफ HNO3। जो H2 होते हैं, हाइड्रोजन होता है, वो HNO3 के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि HNO3 क्या है, आपका एसिड है। अब जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो HNO3 में नहीं मिली होती है एज इट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं किसी भी मेटल का किसके साथ रिएक्शन, किसी भी एसिड के साथ, तो नॉर्मल तौर पे सभी एसिड के साथ, चाहे वो H2SO4 की बात हो, चाहे वो आपका CH3COOH की बात हो, चाहे फिर HCl की बात हो, उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। और उसका रीजन क्या होता है कि HNO3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी जो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये एक अपवाद कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि सभी मेटल से यदि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। यानी जो कॉपर होता है, कॉपर आपका क्या होता है, मेटल होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लाइक H2SO4 के साथ या फिर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपका एक अपवाद हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अगर हम बात करें, और इसको हिंदी में हम बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, अम्लराज। हिंदी बोलते हैं अम्लराज एक्वारेजिया को। अम्लराज क्यों कहते हैं? अम्लराज का मतलब होता है अम्ल का राजा। यानी जितने भी अम्ल होते हैं हमारे पास, चाहे वो हम एसिड की बात करें, एसिड में चाहे HCl की बात करें, चाहे हम HNO3 की बात करें, CH3COOH की बात करें, H2SO4 की बात करें, इन सभी का राजा होता है अम्लराज एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया देखने में बनता कैसे है? तो नॉर्मल तौर पे जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली मतलब ताज़ा बनाया हुआ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, यानी आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को यदि 3:1 में मिला दिया जाए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3, यदि इन दोनों को 3:1 में मिला दिया जाए तो जो आपका एसिड बनेगा उसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया, और वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और इसीलिए हम बोलते हैं उसको अम्ल रास। उसमें कोई भी आप मेटल डालेंगे तो मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। अब आप सोचो, अगर उसमें हम लोहे डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे लोहा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना खतरनाक होता है कि वो आयरन यानी मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये लिखा हुआ इट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा रीजन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि आप गांव में या कहीं पर भी कुछ लोग होते हैं जो सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए आते हैं, तो वो अपने साथ में एक लिक्विड लेके आते हैं और उस लिक्विड में आपका जो सोना चांदी है उसको डालते हैं, डालने के बाद थोड़ा सा हिलाते हैं, इसके बाद बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा चमक आने का रीज़न क्या होता है? या फिर सुनार के यहाँ कभी आप देखने जाते हैं तो कोई चीज़ दे के आते हैं तो वो बोलता है ठीक है कल ले जाना। अब कल आप लेने आओगे तो आप देखोगे तो बिल्कुल चमक चमक चमचमाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसे हाथ में लोगे तो आपको लगेगा कुछ तो कम है। क्यों? क्योंकि वो एक्वारेजिया में डालकर उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको डिसॉल्व कर लेता है, और जब आउटर लेयर गायब हो जाती है तो बहुत अच्छी सुंदर और बहुत शाइनिंग दिखाई देने लगती है, और जिसकी वजह से क्या होता है वो हल्की फील होती है। तो ये एग्जांपल नॉर्मल तौर पे देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ बेस, यानी जो मेटल्स होते हैं उनका बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो जब भी मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल रिएक्ट विथ बेसेज, यानी बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस करेगी तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर क्या है? आपका मेटल है। ठीक है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बोला बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेस क्या है? बेस क्या है आपका? NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेस मेटल आपका रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर जो NaOH है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका 2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एक गैस रिलीज होगी और वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी तो आपके पास क्या बचा? तो आपके पास बनेगा
आपके पास बचा कॉपर, कॉपर के साथ बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बचा आपका सोडियम, जिसे बोलते हैं कॉपर सोडियम ऑक्सीलेट। ओके, तो ये आपका एक कंपाउंड बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जिस तरह से आपने देखा था कि कोई भी मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस के साथ मेटेलिक साल्ट बनता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि हाइड्रोजन के साथ मेटेलिक साल्ट फॉर्म होता है। और अगर कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स के, यानी जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका यूजेस कहाँ होता है, वहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो जनरली नॉर्मल तौर पे आपको ज़्यादातर मेटल्स के यूजेस आपको पता है। अगर आपसे मैं पूछूं, आपसे बोलूँ कि आप बताओ कहाँ कहाँ मेटल्स यूज होते हैं, तो आप एक लंबी लिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मेरे पास हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इन मेकिंग मशीनरी, यानी जितने भी मशीनरी होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, मेटल से मिलकर बनी होती हैं। या जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है। ज्वेलरी वो भी मेटल से बनाए जाते हैं, ट्रेन्स वो भी मेटल से बनाई जाती हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स मेटल से बनती है। या कुकिंग, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो भी किससे बनते हैं, मेटल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसी तरह गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ होता है। ठीक है, ज्वेलरी में यूज़ होता है, ये भी मेटल है। वायर में यूज़ होता है, कॉइन सिक्के बनाने में यूज़ होता है ना। सिल्वर, सिल्वर भी आपका मेटल है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपका कॉइन बनाने में यूज़ होता है, ये आपके आभूषण बनाने में यूज़ होता है ना। और पतली वायर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा टेबल कलछी, जो कलछी होती है वो भी बनाने में यूज़ होता है। या फिर जो फोटोग्राफी होता है, फिल्म्स होती हैं, वहाँ पर भी मेटल का यूज़ होता है। इसके अलावा कॉपर यूज यूज टू मेकिंग वायर्स, कॉपर का यूज़ वायर बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है ना। एलॉय बनाने में किया जाता है, स्टेटस बनाने में किया जाता है, और कॉइन बनाने में किया जाता है। तो ये सभी मेटल्स होते हैं, इनका अलग अलग जगह यूज़ होता है। यानी जो गोल्ड होता है उनका अलग यूजेस होता है, जो सिल्वर होता है उसका अलग यूजेस होता है, या फिर जो कॉपर होता है उसका अलग यूज़ होता है। इसके बाद हम करते हैं जैसे आयरन, आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आयरन भी आपका एक क्या है, मेटल है, लेकिन आयरन का यूज़ कहाँ होता है, तो आयरन का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, यानी जो शिप होती हैं उसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में आपका इसका यूज़ होता है, एंड रेलवे ब्रिज, जो रेलवे के ब्रिज होते हैं उसको बनाने में भी आयरन का यूज़ होता है। उसके बाद अगला हमारा मेटल है टीन। टिन भी आपका एक मेटल है। टिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, टिनिंग फूड कैंस, जो फूड के कैंस होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। मेकिंग एलॉय, और एलॉय बनाने में भी इनका यूज़ होता है। आगे है आपका लेड, लेड भी आपका एक मेटल है। तो लेड का यूज़ कहाँ होता है, लेड इज़ यूज फॉर मेकिंग बैटरीज, बैटरी बनाने में किया जाता है, और एलॉय बनाने में किया जाता है। आगे है जिंक, जिंक भी आपका एक मेटल है। जिंक का यूज़ कहाँ करता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए किसी भी मेटल को हम यूज़ करते हैं जिंक का। मेकिंग ऑफ ब्रास, ब्रास बनाने में इसका यूज़ होता है। एंड ब्रॉन्ज, और जो ब्रॉन्ज होता है उसको बनाने में भी जिंक का यूज़ होता है। एंड ड्राई सेल, और जो सूखे सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, वहाँ पर भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, आगे अगला मेटल है हमारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, वायर बनाने में यूज़ करते हैं। जो एल्युमिनियम फॉयल आती है, खाना जो अपन कवर करते हैं, रोटियां कवर करते हैं, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है, और एलॉय बनाने में भी यूज़ होता है। अगला मेटल है आपका मर्क्यूरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी आपने देखा होगा जो आपका जेल पेन आता है उसके ऊपर एक लिक्विड टाइप का कुछ दिखाई देता है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी का यूज़ कहाँ करते हैं, इस इज यूज मेकिंग अमलगम, अमलगम बनाने में यूज़ होता है। एंड थर्मामीटर, थर्मामीटर में आपने देखा होगा कोई लिक्विड भरा होता है, वो भी क्या होता है, मरकरी। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस चीज़ में यूज़ होता है, तो मैग्नीशियम इज यूज फॉर मेकिंग फायर वर्क्स। फायर वर्क्स मतलब जो आग का काम करते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब जलती है तो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, जैसे मान लेते हैं जो बिल्डिंग करते समय जो लाइट जलती है, बहुत ही चमक निकलती है, तो वैसी चमक मैग्नीशियम में भी यूज़ होती है। और किस में यूज होता है, और एलॉय में भी यूज होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ज़्यादातर चीज़ों में मेटल्स यूज होता है एलॉय बनाने में। ये देखिए हर जगह एलॉय बनाने में यूज होता है। तो ये एलॉय होता क्या है, कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा कि एलॉय कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या, जहाँ पर हर मेटल्स का यूज होता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एलॉय एक्चुअली होता क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल के कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दे आर यूज्ड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यानी खादों में यूज होता है।
इन वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है। एंड क्रैकर्स में यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये एसेंशियल फॉर आवर लाइफ और हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एज ऑल लिविंग बींग्स इनहेंस। और इसीलिए जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग का, जब सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ब्रीदिंग में कर रहे हैं, सांस लेने में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल है। और नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, डाइल्यूट्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी ऑक्सीजन जो होती है एयर में उसको डाइल्यूट करने में उपयोगी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर बाई प्लांट्स, और ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर क्या प्रोटीन्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ होता है, ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है। एंड कंबंसन ऑफ फ्यूल, और फ्यूल की कंबंसन में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। यानी जितनी भी चीज़ें हम जलाने में यूज़ करते हैं, फ्यूल्स यूज़ करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकते हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन आपका क्या है, नॉन मेटल। इसके अलावा क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है। क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ब्लीचिंग फाइबर्स, यानी जो फाइबर्स होते हैं उनको ब्लीच करने में यूज होता है। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन में इसका यूज होता है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी क्लीनिंग इसको यूज़ हम करते हैं। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्शन होते हैं उनको यूज होता है। और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वहाँ पर भी हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले नॉन मेटल की। अगला नॉन मेटल है आपका आयोडीन। आयोडीन सबको पता है कहाँ यूज होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शन के लिए यूज होता है कहाँ पर, आप ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर फंक्शन के लिए आयोडीन सबसे एसेंशियल होता है। एंड फोटोग्राफिक्स, जो फोटोग्राफिक्स जो फिल्में होती हैं वहाँ पर भी इनका यूज होता है। ठीक है, आयोडीन का, आयोडीन नमक आपने सुना होगा सबसे शुद्ध होता है, सबसे अच्छा लगता है, घुटेर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर आयोडीन का यूज़ होता है। अच्छा, अगला आपका नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है। इसके बाद भी उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख लेते हैं। तो जो ग्राफाइट इज यूज्ड एज पेंसिल, जो पेंसिल आपकी लेड होती है वहाँ पर हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ड्राई लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेल्मिनियम इज नोबल गैस। हेल्मिनियम जो आपके हीलियम होती है वो नॉन मेटल्स हैं, जबकि उसके बाद भी क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब होता है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उसके बावजूद हम उसका कहाँ उपयोग करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर वेदर ऑब्जर्वेशन बलून, यानी जो बलून होते हैं, जो वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए बलून हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम हीलियम गैस को भरते हैं, क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। और आपने देखा होगा अगर कभी हम मेले में जाते हैं, मेले में घूमने, तो वहाँ पर कुछ बलून आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीलियम गैस भरी होती है जो कि बहुत हल्की होती है हवा से और आसमान में आसानी से उड़ सकती है। ठीक है, आगे है ऑर्गन। ऑर्गन भी एक कह सकते हैं कि आपका एक नोबल गैस होती है जो किसी के साथ रिएक्ट करने की होती है। तो नोबल गैस विच इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर हम ऑर्गन गैस का भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमकते हैं। क्योंकि नॉर्मल तौर पे यदि 100 वाट का बल्ब लेके आओगे तो उसे जलाओगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जो रोशनी तेज़ी से आती है वो किसकी वजह से आती है, नोबल गैस यानी आर्गन की वजह से। तो आर्गन गैस कहाँ भरी जाती है, बल्ब में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वहाँ पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कई सारे टाइप्स हैं, वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा, वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, फिर एक्सोथर्मिक होगा, मतलब एंडोथर्मिक होगा, मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स और मेटल से रिलेटेड है इसलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। नॉर्मल तौर पे जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी को अपने स्थान से हटा के उसके स्थान पर बैठ जाना, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आ मोर रिएक्टिव, यहाँ पर ध्यान रखना, यानी जो भी मेटल मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन
एक्वस सोल्यूशन। मतलब कोई भी मेटल, मान लेते हैं कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी साल्ट है जहाँ पर एक साल्ट जो एक मेटल डिजॉल्व है, जैसे NaCl। तो NaCl में Na जो होता है सोडियम, वो मेटल होता है, और Cl जो होता है नॉन मेटल होता है। मेटल और नॉन मेटल को मिला के आपका कंपाउंड बनता है। अगर NaCl की रिएक्शन हम किसी ऐसे मेटल के साथ करवाते हैं जो कि हाई रिएक्टिव है, किससे? सोडियम से। तो हाई रिएक्टिव है तो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और उसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लेते हैं एक आपका मेटल है जो कि हाई रिएक्टिव है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? Cd के साथ। और Cd क्या है? एक आपका कंपाउंड है, C आपका मेटल है। तो यदि C जो है A से लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो A क्या कर देता है? C को हटा देता है और D के बगल में आ जाता है, और जो C होता है वो बाहर चला जाता है, यानी डिस्प्लेस हो जाता है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपका जो A है वो किसके बगल में आ गया? D के बगल में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपको बन जाएगा AD, और जो C है वो हट के बाहर निकल जाएगा। तो यानी कोई भी हाई रिएक्टिव अगर एलिमेंट है तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, ठीक है। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव है तो हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। ये आगे लिखा हुआ, हाउएवर अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। यानी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट अगर केमिस्ट्री लैब में कभी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसे ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का होता है। अब अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें? जिंक के साथ। जिंक भी एक मेटल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो जिंक जब हाई रिएक्टिव है तो जिंक क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर कॉपर को हटाकर जिंक देखो यहाँ पर आ गया है, और कॉपर को उसने क्या कर दिया है? डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर जिंक रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह का अगर लेड की रिएक्शन हम कॉपर क्लोराइड के साथ करेंगे तो कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है लेड से, तो यहाँ पर आपका लेड क्लोराइड और साथ में कार्बन फॉर्म होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं कि इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी आपके पास दो कंपाउंड्स है और वो दोनों क्या करेंगे? आपस में आयंस को या फिर एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली। कैसे? देख लेते हैं एक एग्जांपल्स की मदद से। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे एक हमारे पास AB कंपाउंड है, ठीक है। अब AB कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरा कंपाउंड क्या है आपका? C और D, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं? तो नॉर्मल तौर पे आयंस मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बनता है। तो जैसे मान लेते हैं AB एक कंपाउंड है, तो AB कंपाउंड ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलके बना हुआ है। इसी तरह जो आपका CD कंपाउंड है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना हुआ है। यानी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर ही बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कंपाउंड नहीं बना सकते या नेगेटिव नेगेटिव कंपाउंड्स नहीं बना सकते। तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है? एक्सचेंजेस ऑफ आयंस। एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली, आयंस मतलब आयंस की। यानी जो A पॉजिटिव है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ये D के साथ चला जाएगा, और जो C है वो किसके साथ चला आएगा? वो B के साथ चला आएगा। इस तरह से अदला बदली हो जाएगी। तो अब नया कंपाउंड क्या बनेगा? तो नया कंपाउंड आपका बन जाएगा AD, और साथ में क्या बनेगा? साथ में आपका बनेगा B और C। यहाँ पर A आपका पॉजिटिव है, पहले से भी था, अभी भी है, कभी चेंज नहीं होता। D आपका नेगेटिव है, B आपका पॉजिटिव है, C आपका नेगेटिव है। सॉरी, C आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और B आपका नेगेटिव है। और यहाँ पर हम पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं CB,
तो इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो Na2SO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बना रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में NaCl। यहाँ पर जो Na2 सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, सल्फेट आपका निगेटिव चार्ज का होता है, बेरियम आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्लोराइड आपका निगेटिव चार्ज का होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, सोडियम किसके साथ आ जाता है, क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म कर देता है 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और जो आपका Ba है किसके साथ आ जाता है, SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म कर देता है BaSO4। इस तरह से आपकी ये रिएक्शन हो जाती है और इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं LOI की। आपको ध्यान में आया होगा कि जब हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो नहीं केमिकल प्रॉपर्टी सॉरी, हम बात कर रहे थे यूजेस की। जब हम मेटल्स या नॉन मेटल्स की यूजेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वर्ड हमने यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था LOI। आपको भी ध्यान में आया होगा LOI एक्चुअली होता क्या है, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली LOI होता क्या है। तो जब दो या दो से अधिक मेटल्स को हम आपस में मिक्स कर देते हैं और उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं LOI। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो LOI क्या होता है, LOI आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी दो या दो से अधिक मेटल्स को यदि आपस में मिक्स कर दें और एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देता है तो उन्हीं को हम बोलते हैं LOI। ठीक है, ये मेटल्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, LOI इज डन टू एनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और जो LOI होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं। ठीक है, कैसे, तो LOI आर एल्युमिनियम आर यूजफुल, दे आर बोथ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी जो LOI होता है एल्युमिनियम का वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और साथ में क्या हो जाता है, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, हल्का होता है और मजबूत हो जाता है। सम ऑफ इट्स एलॉय, जबकि इसके एलॉय क्या होते हैं, आर ड्यूरेलियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जबकि उसके जो एलॉय होते हैं वो बहुत ड्यूरेलियम मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, बहुत मजबूत होने लगते हैं, और मैग्नीशियम भी होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी बात करें सम एलॉय, उसमें कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जैसे आयरन के, तो आयरन के एलॉय आर स्टील, कौन कौन से होते हैं, स्टील आपने देखा होगा, स्टील आपका लोहा नहीं होता है, स्टील आयरन और निकल को मिला के बनाया जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन से डिफरेंट होती हैं। आयरन में जंग लग जाता है पर स्टील में जंग लगता है क्या, नहीं लगता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसके घर में बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी आपका एलॉय होता है किसका, आयरन का। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जो स्टील होता है वो किसका एलॉय है, आयरन और कार्बन का। ठीक है, तो इस तरह से दो या दो से अधिक मेटल्स को हम मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं जिसे हम एलॉय कहते हैं। तो ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हमारे पास सब अवेलेबल हैं, जैसे ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज क्या होता है, वो कोई मेटल थोड़ी नहीं होता है, बल्कि मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, अर्थात क्या होता है, एलॉय होता है। सम एलॉय ऑफ जिंक, जैसे ब्रास भी आपका क्या होता है, ब्रास भी आपका एलॉय होता है, मेटल नहीं होता है। ठीक है, तो सम एलॉय ऑफ जिंक आर ब्रास, जिंक का जो एलॉय होता है ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, एंड जर्मन सिल्वर जो होता है वो भी आपका क्या होता है, एलॉय होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे एलॉय को हमने क्लासीफाई किया किस टाइप में, टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है उसमें आपका सब्स्टिट्यूशनल एलॉय, in which atoms are one element randomly replace the atom of another metal। यानी जो आपका सब्स्टिट्यूशनली एलॉय होते हैं उसमें क्या होता है कि एक मेटल्स के जो एटम्स होते हैं दूसरे मेटल्स के एटम द्वारा डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उसके स्थान पर आ जाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका इंटरेस्टियल एलॉय। इंटरेस्टेड एलॉय क्या होता है कि इन विच स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन एक्यूपाई द होल्स इन द क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मेटल्स है, उस मेटल्स में जो गैप होते हैं, जो होल्स होते हैं, वहाँ पर जो स्मॉल एटम्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन के होते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के, वो उसके स्थान पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उससे जो आपका एलॉय बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टियल एलॉय। है ना, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एक में डिस्प्लेस कर देते हैं एटम को, उसके स्थान पे आ जाते हैं, और दूसरे में जो खाली स्थान होता है उसमें ऑक्यूपाई हो जाते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, अगर हम कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स की बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो उस बेस पे भी हम एलॉय को टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका फेरस एलॉय। फेरस एलॉय मतलब ये होता है कि ऐसा एलॉय जिसमें फेरस, फेरस मतलब होता है आयरन, आयरन अवेलेबल हो, आयरन इंक्लूड हो, उनको हम बोलते हैं फेरस एलॉय। यानी दे कंटेन्स आयरन, जो आयरन्स को कंटेन कर देते हैं एज बेस मेटल, बेस मेटल के रूप में उन्हें हम बोलते हैं फेरस एलॉय। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टील एंड एल्निको, ये दोनों क्या होते हैं, फेरस एलॉय होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है आपका नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय मतलब दे डू नॉट कंटेन आयरन एज बेस मेटल, यानी जो आयरन को बेस मेटल के रूप में कंटेन्स नहीं करते हैं। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका होता है ब्राश होता है, ब्रोंज होता है, या ड्यूरा एल्यूमिन होता है, ये क्या होते हैं, ये नॉन फेरस एलॉय होते हैं। तो हमने जो एलॉय थे उनको हमने क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में, एक फेरस एलॉय और दूसरा नॉन फेरस एलॉय के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। जो इसका जो थ्योरी पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा वीडियो देखें, साथ में जब भी वीडियो देख रहे हो तो नोट्स सामने रखें, उसको धीरे धीरे करके नोट करते जाएं, जिससे आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो हम कल की डेट में अपडेट कर देंगे, ताकि आप उसको भी देख सकें। उसके जो NCERT के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आप एक्सरसाइज की कॉपी में नोट करें। तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए, NCERT की जो एक्सरसाइज कॉपी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग इसको देखकर अपना काम कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।